नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है चौथा ऊष्मा। इसका अपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं, तो दूसरा पार्ट देखते हैं। अपने शुरू करना है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, क्या होता है। अपने कोई भी गर्म पानी का गिलास रख दें, गर्म पानी की बाल्टी या चाय का गर्म गिलास रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं कि वो गर्म पानी या चाय रखने के कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वो अपने आप ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण ही होता है कि जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ठंडे स्थानों की तरफ चली जाती है और ऊपर की ठंडी वायु इसके अंदर आती है। तो इसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है और वह गर्म चीज़ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण अलग अलग विधियों से होता है। जैसे ठोस में चालन के द्वारा होता है। ठोस में कण क्या होते हैं, जो अणु होते हैं ठोस के, वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि से होता है। द्रव में संवहन विधि से होता है और गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो विकिरण विधि से होता है। तो सभी में जो ऊष्मा का चालन है वो अलग अलग विधियों के द्वारा ही होता है। तो आपके एक क्रियाकलाप भी दे रखा है ऊष्मा के चालन के लिए। 4.6 देखो कि ये जो लोहे की कोई छड़ है और इसके यहाँ पे नीचे क्या लगा रखे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या लगा दिए, मोम के आप जो मोमबत्ती है उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिया गया है। और ये लोहे की जो छड़ है या रोड है, ये क्या है, ठोस है। ठोस क्यों है कि जो इसके जो अणु हैं, जो कण है, वो क्या है, बहुत पास पास हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ठोस है। और इसमें एक सिरे को तो इस प्रकार ईंटों के बीच रख दिया और दूसरे सिरे को यहाँ पर उसके नीचे मोमबत्ती को जला दिया। और कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं कि इसके जो आगे के जो मोम है वो पिघल कर गिरती है। फिर उसके बाद आगे की मोम धीरे धीरे करके यहाँ तक की भी जो मोम है वो पिघल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अपने तो एक ही सिरे पर मोमबत्ती को जलाया था, क्योंकि वो धीरे धीरे जो ऊष्मा है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है चालन विधि के द्वारा। और जो लोहे की छड़ है वो इस सिरे से इस सिरे तक क्या हो जाती है, धीरे धीरे गर्म हो जाती है। और जो ऊष्मा जो मोम अपने लगाई थी वो पिघल कर नीचे गिर जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि लोहे की छड़ में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो चुका है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। और ठोसों में जो ऊष्मा है वो प्राय चालन के प्रक्रम के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह चालन विधि के द्वारा ही होता है। तो क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन हो सकता है? तो नहीं, सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी है जो अपने में से ऊष्मा को गुजरने नहीं देती। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी को आपने एक सिरे से आग लगाकर दूसरे सिरे को आसानी से हाथ में पकड़े रखते हो, क्या लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म होता है? नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा को अपने में से गुजरने नहीं देती, ऊष्मा को अपने में से स्थानांतरित होने नहीं देती। तो यह ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। तो सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन संभव नहीं है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म होना ऊष्मा का स्थानांतरण है और यह ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वह चालन विधि के द्वारा संभव है। तो इसके बाद देखो 4.7 क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ वस्तु है वो किस पदार्थ की बनी है और क्या उसको एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं होता। तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं पेंसिल से, स्केल से, प्लास्टिक से, चम्मच से, सभी से कि उसका एक सिरा गर्म करके दूसरा सिरा हाथ में पकड़ के देख सकते हो कि वह गर्म होता है या नहीं होता। तो इस सारणी को आप भर सकते हो। इसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे क्या कहलाते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, ये क्या होते हैं, अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं और एक सिरा गर्म होकर दूसरा सिरा अपने आप धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते, वे क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, तो ये क्या है, अपने में से प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते। तो ये ऊष्मा के
कुचालक कहलाते हैं। इन्हें ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। ये ऊष्मा को रोकते हैं, इसीलिए ये क्या है, ऊष्मा रोधी हैं। जल तथा जो वायु हैं ये ऊष्मा के कुचालक हैं। जल है और जो वायु है ये ऊष्मा के क्या हैं, कुचालक हैं। इनमें से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। इसके बाद क्रियाकलाप दे रखा है 4.8। आपको क्या दे रखा है कि गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए और इसे जल से 2/3 भर लो और इसे किसी तिपाई पर रखो और फ्लास्क को रखने पर कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप उसके नीचे मोमबत्ती रख कर इसे गर्म कर सकते हो। तो फ्लास्क में जल को स्थिर होने की प्रतीक्षा करो और एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रख दीजिए। अब क्या देखते हो कि मोमबत्ती से जैसे ही उसको गर्म करते हो, ये फ्लास्क ले रखा है जैसे आपको दर्शा रखा है, इसमें पानी भरा है तो पानी क्या होता है, द्रव। पानी क्या होता है, द्रव। ठोसों में ऊष्मा का चालन किस विधि के द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि के द्वारा और द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। और किस प्रकार होता है, देखो कि आपने एक फ्लास्क ले लिया जिसमें पानी भर लिया, इसको एक स्टैंड लगाकर उसके नीचे मोमबत्ती जलाकर रख दी और इसके नीचे क्या किया, यहाँ पे कोई क्रिस्टल रख दिए, रंगदार क्रिस्टल आपने रख दिए। तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही ये गर्म होता है, इस क्रिस्टल रंगदार क्रिस्टल इसलिए रखे हैं कि यदि पानी क्या गर्म होने का सिस्टम भी यही होता है, लेकिन पानी सारा एक जैसा होता है, इसीलिए अपने को पानी ऊपर नीचे होती, उसकी जो लहरें ऊपर नीचे होती दिखाई नहीं देगी। इसीलिए अपने कुछ रंगदार क्रिस्टल रखे हैं ताकि उसके रंग की जो लहरें हैं वो अपने को ऊपर नीचे होती दिखाई देगी। तो कैसे होती है, आपने क्रिस्टल रखा, उसके नीचे मोमबत्ती लगाई, उसको गर्म हुआ, गर्म होने के बाद क्या होता है, वो जो रंगदार है नीचे से गर्म होकर उठते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, गर्म होकर उठते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऊपर की तरफ आते हुए आपको दिखाई देते हैं। इससे आप देख सकते हो कि जैसे ही गर्म जो वायु हुई, गर्म जो कण हुए वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के जो ठंडे कण हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। इसी पूरे चक्कर में, इसी पूरे प्रक्रम के दौरान यह पूरा जो पानी है वो गर्म होता है। सीधा गर्म नहीं होता, गर्म होकर जो अणु है वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के ठंडे अणु उनके स्थान पर आ जाते हैं। तो यह एक चक्कर चलता रहता है और इसी प्रकार यह गर्म होते रहते हैं और अपने इस लहरों के द्वारा आसानी से इसको देख सकते हैं। तो द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो अगला क्रियाकलाप है वो गैसों से संबंधित है, वायु से संबंधित है। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है 4.10 में। देखो कि आप मोमबत्ती जला के अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर तक, थोड़ा दूरी पर रखोगे तो आपको उस हाथ तक ऊष्मा महसूस होती है। तो नीचे से मोमबत्ती से जो ऊष्मा है वो ऊपर तक किस माध्यम से पहुंची, विकिरणों के द्वारा पहुंची, विकिरण माध्यम के द्वारा पहुंची। तो गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, विकिरणों के द्वारा होता है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है समुद्र समीर और थल समीर। क्या होते हैं समुद्र समीर, क्या होती है थल समीर। समुद्र समीर दिन के समय चलती है। दिन के समय क्या होती है, जो स्थल है वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और रात्रि में सबसे पहले ठंडा भी क्या होता है, स्थल ही होता है। और जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा भी वो धीरे धीरे होता है स्थल की अपेक्षा। स्थल और अपनी जल की तुलना करें तो स्थल पहले गर्म होता है और पहले ही ठंडा होता है, थल बाद में गर्म होता है और बाद में ही ठंडा होता है। तो देखो कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु है वो स्थल की ओर चलती है। तो इस चक्कर को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से जो हवा आती है वो ठंडी होती है, वो उस गर्म हवा का स्थान लेने के लिए आती है। तो समुद्र समीर क्या है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर ठंडी होती है और इसका लाभ उठाने के लिए जो उसके आसपास तटीय क्षेत्रों में जो भवन बने हैं उनकी जो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं वो समुद्र की ओर लगाई जाती है ताकि समुद्र से आने वाली ठंडी वायु उनके घरों में प्रवेश करे और उनके घर कैसे रहें, ठंडे रहें।
उनके घर कैसे रहें, ठंडे रहें। तो ऐसा किस लिए होता है, समुद्र समीर के कारण होता है। समुद्र समीर ठंडी वायु है जो समुद्र से गर्म वायु जो ऊपर उठी थी स्थल से, उसका जगह लेने के लिए समुद्र से स्थल की ओर जो वायु बहती है वो समुद्र समीर कहलाती है और यह दिन के समय बहती है। इसी के जो विपरीत बहती है जो वो है थल समीर। इसके जो विपरीत बहती है वो क्या है, थल समीर। और थल समीर रात्रि के समय बहती है। देखो, समुद्र समीर दिन के समय समुद्र से बहने वाली वायु समुद्र समीर है। जो थल है वो क्या हो जाता है, जल्दी गर्म होता है, और ठंडा भी क्या होता है, जल्दी होता है। ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। गर्म होती है तो इसकी जो वायु है वो ऊपर चली जाती है, और जो उसकी वायु है वो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की वायु इधर की ओर बहती है। इसीलिए तटीय क्षेत्रों के जो आसपास घर हैं, भवन हैं, उनकी जो खिड़कियां हैं वो बड़ी बनाई जाती है, ताकि जो आने वाली ठंडी समीर को वो अपने घरों में प्रवेश करने से उनके घर कैसे हो जाएं, ठंडे हो जाएं। ये थी समुद्र समीर और थल समीर। इसके बाद है विकिरण। विकिरण जो ऊष्मा, जो वायु में जो गैसों का स्थानांतरण है, वायु में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है, विकिरणों के द्वारा होता है। कि जो सूर्य का प्रकाश है हम तक, हमारे धरातल तक, पृथ्वी तक जो पहुंचता है वो विकिरणों के द्वारा ही पहुंच पाता है। कि सीधा सीधा कोई माध्यम ऊपर से जैसे सूर्य उगता है थोड़े टाइम के बाद अपना जो पूरा आसपास वायु है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो किस माध्यम से होती है, विकिरणों के माध्यम से होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में चालन के द्वारा, गैस पदार्थों में विकिरण के द्वारा, और द्रव पदार्थों में संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके बाद है सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। देखो, सर्दियों और गर्मियों में हमें अलग अलग कपड़ों को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि गर्मियों में अपने जो कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो हल्के रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ज़्यादातर, जैसे वाइट कलर के, हल्के रंग के। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये हल्के रंग हैं, या ज़्यादा बात करें अपने वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की, तो ये क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। सबसे ज़्यादा ऊष्मा का जो परावर्तन है ये सफ़ेद कलर ही करता है। इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं ताकि वो जो ऊष्मा का परावर्तन कर दे और बाहर की ऊष्मा को अवशोषित न करे, तो हमारा शरीर का जो ताप है वो गर्म नहीं होगा। और सर्दियों में हम कपड़े गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित किया जा सके और हमें वो ठंड है वो न लगे और ऊष्मा हमारा शरीर क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो जो काला रंग का कपड़े हैं सर्दियों में पहनने को पसंद किए जाते हैं, क्योंकि काला रंग सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा ऊष्मा का परावर्तन करता है, काला रंग सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो हमें गर्मी में गर्मी ज़्यादा ना लगे और ठंड में हम ठंड से बच सकें, यही इसके कारण है। अपने सर्दियों में ऊन के जो कपड़े पहनते हैं तो ऊन के कपड़े, उनके बीच वो बाहर की जो ऊष्मा है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और हवा को अपने रंध्रों में फंसा लेते हैं और हम तक नहीं पहुंचने देते। इसके बाद देखो, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हम उष्ण कैसे बनाते हैं, कि सर्दियों में जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो ऊन ऊष्मा रोधी है। ऊष्मा की क्या है, रोधी है, ऊष्मा को रोक लेती है, अंदर वाली को बाहर और बाहर वाली को अंदर नहीं जाने देती। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के जो बीच में वायु है वो फंस जाती है और यह वायु है वो हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए अपनी सर्दियों में एक मोटे कंबल या फिर एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करेंगे, तो हम किसका चुनाव करेंगे, हम दो कंबलों का चुनाव करेंगे, क्योंकि दो कंबलों के बीच की जो वायु की एक परत विद्यमान होती है और जो बाहर वाली को अंदर और अंदर वाली को बाहर न आने देकर हमें ज़्यादा बचाव रखती है ठंड से हमारा। तो ये आपका जो चैप्टर था ये पूरा हुआ ऊष्मा वाला। धन्यवाद।